चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हाँ, CSWT पेपर नंबर 2 लीगल एप्टीट्यूड चैप्टर नंबर 4 चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने मीटिंग्स के ऊपर बात की थी। बोर्ड मीटिंग साल में कितनी बार होनी चाहिए, कुछ ध्यान में है? एक साल में बोर्ड मीटिंग्स मिनिमम कितनी बार होनी चाहिए? 4 बार। 4 बार होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। अच्छा, 2 मीटिंग्स में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 120 डेज। फिर वैसे ही OPC, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी साल में 2 बार। कब करनी है? मिनिमम 90 डेज। और हाफ कैलेंडर ईयर में एक बार, मतलब जनवरी से लेके जून तक, फिर जुलाई से लेके दिसंबर तक, वैसे रखा था। तो ये सब चीजें हमने देखी। तो जैसे बोर्ड मीटिंग्स के बारे में बात हुई, फिर वहां पे जो डिसीजन होते हैं वो रेजोल्यूशन के थ्रू पास होते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं बोर्ड रेजोल्यूशन। वैसा है। वैसे ही यहाँ पे अब नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड मेंबर्स मीटिंग। अपन ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया भी था कि शेयर होल्डर्स जो है उनका भी साल में मिलना जरूरी होता है, वैसा है। तो वो पॉइंट्स को यहाँ पे क्लैरिफाई किया इन्होंने कि कैसे होगा। तो 3 कैटेगरी में मीटिंग्स को बांटा है। अपन ने 2 पे तो बात की थी। एक मैंने आपको बोला था एनुअल जनरल मीटिंग, या फिर जिसको हम बोल रहे थे AGM, ठीक है, जो साल में एक बार होती है। तो एवरी ईयर AGM तो करनी ही है। एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये जब जरूरत होगी तब करवाएंगे। और एक और तीसरी कैटेगरी इन्होंने बोली, उसको बोलते हैं क्लास मीटिंग्स। क्लास मीटिंग्स का मतलब पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। जैसे इक्विटी एक क्लास होगी, एक कैटेगरी होगी, वैसे प्रेफरेंस एक और कैटेगरी होगी। इक्विटी शेयर्स में एक और कैटेगरी होती है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, DVR शेयर्स। तो ऐसी अलग अलग कैटेगरी के शेयर होल्डर्स की भी स्पेसिफिक मीटिंग हो सकती है कि भाई ये सिर्फ प्रेफरेंशियल वालों की मीटिंग है। दैट इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर क्लास और अ पर्टिकुलर कैटेगरी। तो अगर ऐसी कोई मीटिंग रखी जाए तो उसको हम बोलेंगे क्लास मीटिंग्स। AGM में और EGM में तो हर कैटेगरी के शेयर होल्डर्स जो है वो मीटिंग अटेंड करने आते ही है, वैसा होता है। अब पॉइंट ये है कि भाई मेंबर्स मीटिंग को देखिए रूल्स रेगुलेशंस क्या बोलते हैं वो हमें समझना है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है अपनी दैट इज द एनुअल जनरल मीटिंग, जो बाय डिफॉल्ट आपको एवरी ईयर करनी ही होती है। उसके ऊपर बात कर लेते हैं उसमें क्या बोला हुआ है। बोल रहे हैं कि भाई AGM हर साल एक बार तो आपको होल्ड करनी है। अब इसके लिए ना कुछ टाइम लिमिट होती है, डेट कैलकुलेट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप AGM कभी भी रख सकते हो, जब मन किया तब जो है वो कर ली, कोई भी डेट पे रख दी साल में, ऐसा नहीं होगा। AGM कैलकुलेट करने के लिए 3 कंडीशंस हैं, और वो तीनों कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन में ऐसा बोला कि हर कैलेंडर ईयर में, एक कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग होना नेसेसरी है। तो आपको समझ आ गया भाई, डेडलाइन हो गई 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। दूसरी जो कंडीशन है उसमें बोला है फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको AGM करवा देनी है। ये जो डेट है नॉर्मली आपकी आती है 30 सितंबर, जो भी साल होगा, 24 है 25 है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च, वो तो फिक्स है। फाइनेंशियल ईयर से 6 मंथ्स मतलब कौन सी डेट आएगी? 30 सितंबर ही आने वाली है। तो कंडीशन ये है फाइनेंशियल ईयर प्लस 6 मंथ्स, तो आपको उसको उसी फॉर्मेट में ध्यान रखना चाहिए। हाँ, वो 9 वाले पे आ रहा हूँ मैं, उस पॉइंट पे आ रहा हूँ जो। तीसरी जो कंडीशन है, 2 AGM के बीच में जो टाइम गैप होगा ना, वो 15 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो 2-3 कंडीशन है, उसको वैसे मत देखो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, यहीं पे समझ लो। हर कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग, फाइनेंशियल ईयर से 6 मंथ्स के अंदर अंदर मीटिंग हो जानी चाहिए। 2 AGM के बीच में जो मैक्सिमम टाइम गैप होगा वो 15 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस में ना एंड लिखा हुआ है। एंड का मतलब है तीनों कंडीशंस का फुलफिल होना नेसेसरी है। 1 2 3 तीनों। ऐसे और होता तो क्या होता, तीनों में से कोई भी एक कर लो। एंड का मतलब क्या है? तीनों में से एक भी कंडीशन ब्रीच नहीं होनी चाहिए। सपोज एक डेट दे रहा हूँ आपको, आप डेटा ले, चलो कुछ सम सॉल्व कर लेते हैं इस पे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ ही सकता है। पिछली AGM जो हुई थी ना लास्ट ईयर, उसकी डेट ले लेते हैं। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ तो आपको तीनों चीज रिलेट हो जाएगी।
चलो ये पूरा सम ही बना दिया, तो विद एग्जांपल सॉल्व हो जाएगा। लास्ट ईयर जो एजीएम हुई थी ना वो इस डेट पे हुई थी 15 अगस्त 2024। ये पिछले एजीएम की तारीख है जो एक्चुअल में हो चुकी है। अब इस साल एजीएम की डेट डिसाइड करनी है कि एजीएम कब करें। किसी ने प्रपोजल दिया कि 15 अक्टूबर को कर लेते हैं ये डेट प्रपोज की उन्होंने एजीएम रखने के लिए। हमें ये देखना है कि ये डेट सही है या गलत है, सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है इस डेट में या नहीं हो रही वो देखना है। पहली कंडीशन क्या है, हर कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग होनी चाहिए। तो कैलेंडर ईयर 2024, कैलेंडर ईयर 2025, तो एक मीटिंग 24 में एक 25 में। चलो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन में ऐसा बोला था फाइनेंशियल ईयर आपका जब खत्म होता है वो होता है 31 मार्च को, तो वहां से 6 महीने के अंदर अंदर एजीएम हो जानी चाहिए। तो वहां से ये डेट आ रही है, आप तो प्रपोज कर रहे हो 15 अक्टूबर, तो देखो ये कंडीशन तो फुलफिल हो ही नहीं पा रही, तो बस वहीं पे पता चल गया कि ये डेट नहीं चलेगी। तीसरी कंडीशन भी चेक तो कर लेते हैं क्या है क्या नहीं। तीसरी कंडीशन में ऐसा बोला था कि पिछली एजीएम और इस एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, तो एवरी 15 मंथ्स के अंदर अंदर मीटिंग होनी चाहिए। तो अब आप इसमें 15 महीने ऐड कर लो, तो डेट क्या आएगी? करेक्ट, 15/11/2025। 15 महीने ऐड करोगे तो ये डेट आती है, मतलब इससे पहले आपको मीटिंग करनी है। बोले सर कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, सेकंड वाली नहीं हो रही। तीनों कंडीशन को ध्यान में रख के एक तारीख निकालनी, मुहूर्त निकालना और कुछ नहीं, ठीक है। तो पंडित जी ने बोला कि तीन ग्रहों का ध्यान रखना है, एक ये तिथि है, ये है, ये वाली। तीनों में से किसी के साथ भी छेड़छाड़ हो गई तो दिक्कत हो जाएगी बाद में आपको, वैसा है। तो ये तीनों चीजों का ध्यान में रख के आपको एक तारीख डिसाइड करनी होगी जिसमें इनमें से कोई कंडीशन ब्रीच ना हो। अगर मैं ये डेट प्रपोज कर रहा हूँ ना, ये वाली कंडीशन में आ रही है प्रॉब्लम, तो चलो डेट चेंज करते हैं। चलेगा क्या? ये वाली डेट तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रही है? कर रही है। 24-25 पिछली जो मीटिंग है 2024 में हुई थी, ये मीटिंग 2025 में, तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन में बोला था फाइनेंशियल ईयर से 6 महीने मतलब 30 सितंबर से पहले हो जानी चाहिए, 25 सितंबर, ये भी चलेगा। 15 महीने खत्म हो रहे 15 नवंबर को, उससे पहले मीटिंग करना जरूरी है, तो ये तारीख उससे पहले ही आती है। तो तीन कंडीशन अगर आप लगाओगे इस तारीख पे तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगी। बोलो आ रहा है समझ में? क्या कंफ्यूजन आ रहा है? मैं पूरा वापस बता देता हूँ। चलो तो इतना सारा लिख दिया ना, मिक्सअप हो गया होगा। चलो वापस देख लेते हैं। मीटिंग करनी है एनुअल, हर साल एक जनरल मीटिंग होती है। मीटिंग की तारीख कैसे डिसाइड होती है वो रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। 3 कंडीशंस ध्यान में रखनी है जब आप कोई भी डेट एजीएम की डिसाइड कर रहे हो। फर्स्ट कंडीशन में ऐसा बोला कि जो कैलेंडर ईयर होता है तो हर कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग का होना जरूरी है। कैलेंडर ईयर मतलब क्या? 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024, 2025, 2026। कैलेंडर ईयर में वो अच्छा 24, 25, 25, 26 वैसा नहीं आएगा। कैलेंडर ईयर 24 मतलब 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024, सिंपल। तो इन्होंने बोला कि हर कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग होनी चाहिए। एक 2024 में हुई है ना, तो दूसरी 25 में होनी चाहिए, तीसरी 26 में होनी चाहिए, वैसा। तो ये कंडीशन का ध्यान रखना है। दूसरा उन्होंने ऐसा बोला कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है मोस्टली 31 मार्च ही होता है, वहां से 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको मीटिंग करवा लेनी है, उससे डिले नहीं करना है। तो अपनी ये डेट है ना 30 सितंबर आती है, साल जो भी हो। ये फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को एंड होता है, तो प्लस 6 मंथ्स करोगे तो डेट क्या आएगी? 30 सितंबर। तो तारीख निकालते समय ये दोनों कंडीशंस का ध्यान रखना है। तीसरा मुहूर्त भी है यहाँ पे। तीसरे मुहूर्त में उन्होंने ऐसा बोला कि जो पिछली एजीएम थी ना, लास्ट एजीएम प्लस 15 मंथ्स, 15 महीने ऐड कर दो, इससे लेट मत करना। दिस इज द डेडलाइन। पिछली एजीएम से 15 महीने, दिस इज द डेडलाइन, उससे ज्यादा देर मत करना। तो तीसरी तारीख आपको इसको ध्यान में रख के निकालनी है। अब है ना, हमारे पास डेटा होना चाहिए कि भाई लास्ट एजीएम कब हुई थी। तो मैंने एग्जांपल ऐसा लिया कि लास्ट ईयर एजीएम हुई थी 15 अगस्त, एक्चुअली ले नहीं सकते बट चलो जाने दो क्योंकि पब्लिक हॉलीडे, बट अभी उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। 15 अगस्त 2025 को मीटिंग हुई थी, तो यहाँ से अगले 15 महीने के अंदर अंदर मीटिंग हो जानी चाहिए। तो इसकी डेडलाइन जो आएगी इस कंडीशन के हिसाब से वो आएगी 15 नवंबर 2025। सही? एनुअल है तो एक ही होगी। आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन साल में कितनी बार होता था? एक ही बार होगा। एनुअल फंक्शन बोल के हर 6 महीने में करवा रहे हो तो सेमी एनुअल नहीं हो गया फिर, वैसा है ना। जो एनुअल है वो तो एक ही बार होगा।
आप उसके अलावा जनरल मीटिंग साल में 10 बार भी कर सकते हो, बट उसको नाम फिर एनुअल नहीं देंगे, उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ईजीएम, ठीक है, वैसा हो गया। तो एक डेडलाइन ये आ गई कि इससे लेट नहीं करना है, दूसरी डेडलाइन ये आ गई कि इससे लेट नहीं करना है, और तीसरी डेडलाइन तो आपको पता ही है कि भाई कैलेंडर ईयर। अब 24 में मीटिंग हुई थी तो 25 में करनी पड़ेगी, तो 25 तो यहाँ खत्म हो जाएगा, और ये जो तारीख है इसमें भी ये 25 है, और आपके पास 1 2 3 तारीखें हैं, तीनों में से विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज लेटर, विच एवर इज अर्लियर, यहाँ क्या लगेगा विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, देखो अगर आपने 30 सितंबर के बाद मीटिंग की तो ये कंडीशन ब्रीच हो जाएगी, आपने अगर नवंबर के बाद की तो ये ब्रीच हो जाएगी, दिसंबर के बाद करोगे तो ये ब्रीच हो जाएगी। तो इन 3 तारीख में से जो सबसे पहले आए वो आपकी डेडलाइन हो जाएगी 30 सितंबर। अभी आप अगर डेट डिसाइड करते हो एजीएम की 25 सितंबर, चलेगा? चलेगा, इसमें तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। लेकिन अगर 5 अक्टूबर रखोगे तो ये तो हो जाएगी, ये हो जाएगी, बट ये फेल हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो तीनों का ध्यान रखने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि इन तीनों कंडीशंस में लॉ में लिखा है एंड। बोलो बात रिलेट हो रही? तो एजीएम की तारीख या उसका जो मुहूर्त है वो निकालना हो तो उसके लिए ये 3 कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ता है। अब पता चल रहा है? इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं कंडीशन में, वो ज्यादा से ज्यादा आपको ये डेट दे सकते हैं लास्ट एजीएम कब। अगर आपको कुछ डेटा दे भी दिया तो ऐसे ही देंगे, आपको सिंपल बताएंगे कि पिछली एजीएम, ये सॉरी मैंने डेट गलत लिखी, ये 25 नहीं 24 होनी चाहिए थी, लास्ट ईयर था ना, 24 कर रहा हूँ, करेक्ट कर लेना, वो तो बेसिक बात है, ठीक है, अंडरस्टूड है। 15 अगस्त 2024 लास्ट ईयर मीटिंग हुई। क्या वो इसमें कंफ्यूज हो रहे थे? तो बोल देते ना, ये तो मैं वो 25 में चल रहा था, मैंने 25 लिख दिया। हाँ, 15 अगस्त 2024 है। चलो देखो, तो ये डेट जो है ना आपको डेटा में दी होगी और बोला होगा अब इसके बेसिस पे आपको बताना है कि इस साल मीटिंग मतलब रखने की डेडलाइन क्या है। तो ये डेट हमारे पास इसलिए होनी चाहिए ताकि हम ये निकाल सकें। ये तो फिक्स होती है, ये भी फिक्स होती है, तो तीनों में से विचेवर इज अर्लियर। तो सिर्फ ये डेट आपके पास डेटा में होनी चाहिए, बाकी कुछ तो जरूरी है ही नहीं, ये कंडीशंस तो फिक्स है, स्टैटिक कंडीशंस है, चेंज नहीं होने वाली। अब समझ आ रहा है? अब देखो बाकी वेरिएशंस देख लेते हैं। ये अपनी लास्ट डेट जो आ रही है मीटिंग अटेंड करने मतलब होल्ड करने की, वो ये आ रही है ना, इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर, ये तारीख आ रही है 30 सितंबर की, इससे लेट मीटिंग नहीं रख पाएंगे। अब ऐसा है कि नॉर्मली फर्स्ट ईयर को छोड़ के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 100th ईयर जो भी एजीएम आप करते हो ना, उसमें 3 कंडीशन फॉलो होती है जो अपन ने अभी देखी। जो भी लास्ट डेट आती है, अगर उस डेट तक मीटिंग ना हो पाए तो टाइम एक्सटेंशन का कोई रूल है या नहीं? देखो लॉज में टाइम एक्सटेंशन होता है, बिकॉज ना बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं हो सकते कि ये करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, हमेशा ना कुछ टाइम एक्सटेंशन का ऑप्शन लॉज में रहता है। यहाँ पे भी है, बोला जो भी आपकी लास्ट डेट है ना, आपको ना उसमें 3 months का एक्सटेंशन मिल सकता है। एक्सटेंशन कौन प्रोवाइड करेगा? आरओसी। आरओसी को रिक्वेस्ट करो, बोले सर ये सब रीजंस थे और उस वजह से ना हमारी एजीएम 30 सितंबर तक करना पॉसिबल नहीं है, तो आप टाइम एक्सटेंशन दे दो, 15 दिन 20 दिन, महीने के बाद हम कर लेंगे। तो अप टू 3 months आपको टाइम एक्सटेंशन आरओसी से मिल सकता है। दिस इज ओनली अलाउड इन केस ऑफ सेकेंड एजीएम एंड ऑनवर्ड्स, पर नॉट फॉर फर्स्ट एजीएम। ये एक्सटेंशन फर्स्ट एजीएम में अलाउड नहीं होता है, उसका रीजन है, बट अभी ये कंडीशन ध्यान रखो, फर्स्ट एजीएम में टाइम एक्सटेंशन नहीं मिलता है, सेकेंड एजीएम और उसके बाद ऑनवर्ड्स कितनी भी एजीएम हो उसमें आप एक्सटेंशन रिक्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, कंपनी बनने के बाद जो पहली जनरल मीटिंग होती है ना, उसकी बात हो रही है। अब बोले सर फर्स्ट एजीएम में ऐसा एक्सटेंशन क्यों नहीं मिलता है, ऐसा भेदभाव क्यों किया, सेकंड से दे रहे फर्स्ट में नहीं दे रहे? फर्स्ट में ना जो ये कंडीशन है ना, ये वाली, इसको इन्होंने चेंज किया हुआ है, ओनली फॉर फर्स्ट एजीएम। इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम दिस इज 9 months। वो जब 9 month बोल रहे तो यही है फर्स्ट एजीएम में, बाकी सब सेम है,
खाली 6 के बदले कितना है, 9 महीने। तो जब ऑलरेडी वहां 3 मंथ्स एक्सटेंड करके ही दिया है, आप देख रहे हो ये 30 सितंबर अपने आप 31 दिसंबर हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट यहाँ क्या पड़ेगा वो देख लो, ये डेट चेंज हो जाएगी ना, ये वाली फाइनेंशियल ईयर प्लस 9 मंथ्स करोगे तो कितना आएगा, 31 दिसंबर आ जाएगा ना। तो 3 महीना ऑलरेडी बढ़ा तो दिया, फिर वापस ये 3 महीने का एक्सटेंशन भी देंगे, तो डबल नहीं हो गया। तो फर्स्ट एजीएम में क्या, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता था कि भाई पहली बार अभी कंपनी बनी है, पहला एजीएम करने में चीजें ऊपर नीचे होंगी, डिले भी होगा, सब होगा, तो थोड़ा पहले एक्सटेंशन दे दो ना उनको कि लो भाई 6 के बदले 9 महीने काउंट कर लो, आपको टाइम एक्सटेंशन मिल जाएगा वैसा। अब इसमें ऐसा है कि भाई सेकंड एजीएम से तो आप हैबिचुएट हो जाओगे, तो फिर उसमें ये पहले से एडिशनल ड्यूरेशन की जरूरत नहीं है, उसमें 6 महीने वाला ही काउंट करेंगे, उस हिसाब से तारीख निकालना। हाँ, अगर कहीं डिले होता है तो आरओसी से परमिशन ले लेना, वो परमिशन बेस्ड हो जाएगा। और फर्स्ट एजीएम में तो उन्होंने आपको बाय डिफॉल्ट 3 महीने एक्स्ट्रा दे दिए वैसा। अब देख लो, अब सारी चीजें बता दी मैंने टाइम एक्सटेंशन के साथ, फर्स्ट एजीएम के केस में, सेकंड एजीएम के केस में, दोनों हो गया। तो आपको अगर कंडीशंस कंपेयर करनी तो मैं कंपेयर भी करवा देता हूँ। देखो इसमें ऐसा है, एक फर्स्ट एजीएम और दूसरा सेकेंड एजीएम ऑनवर्ड्स, ऐसे अपने कंपैरिजन कर लेते हैं। फर्स्ट एजीएम वाले केस में पहली कंडीशन सेम है, कैलेंडर ईयर में 1 मीटिंग, यहाँ पे भी सेम है, कैलेंडर ईयर में 1 मीटिंग। हाँ, दूसरी कंडीशन फाइनेंशियल ईयर प्लस 9 मंथ्स, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर प्लस 6 मंथ्स, ये हमने देखा। थर्ड कंडीशन जो 15 मंथ्स वाली है वो दोनों में सेम है, कोई फर्क नहीं है, 15 मंथ्स फ्रॉम लास्ट एजीएम, वो दोनों में कंडीशन सेम है। तो जो पॉइंट ऑफ वेरिएशन है वो सिर्फ ये है, बस ये फर्क है। अब एक्सटेंशन की बात करें तो फर्स्ट एजीएम में नो एक्सटेंशन, कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी 9 मंथ्स, 3 महीने ऐड कर ही दिए उन्होंने। यहाँ पे अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो एक्सटेंशन ऑफ मैक्सिमम 3 मंथ्स फ्रॉम आरओसी, आप परमिशन ले लो, आरओसी आपको अलाउ कर देगा। तो ये हो गया फाइनल कंक्लूजन कि दोनों में कैसे कैलकुलेशन होता है। ठीक है, अब आगे बढ़े। टाइम और प्लेस की बात हो रही है, बोला एजीएम जो है वो आपको बिजनेस आवर्स में बुलानी पड़ेगी, 9 AM to 6 PM, और नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, जबकि मेरे हिसाब से तो उल्टा होना चाहिए, नेशनल हॉलीडे पे रखो, बेस्ट है ना। सब अपना काम छोड़ के आते हैं वर्किंग डे में, बिजनेस आवर में बुला रहे हो, मतलब मुझे कंपनी की शेयर होल्डर्स की मीटिंग अटेंड करनी हो तो मुझे मेरा काम छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर मैं एम्प्लॉयड हूँ तो सैलरी पे हूँ, छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो पैसे कटवाऊँ फिर जाऊँ, इससे अच्छा संडे को रख लो, पब्लिक हॉलीडे रख लो, तो एटलीस्ट मीटिंग अटेंड करनी हो तो अटेंडेंस ज़्यादा आएगी। तो नेशनल हॉलीडे पे नहीं होनी चाहिए, रूल फालतू है, बट ऐसे ही चल रहा है, थोड़ा कॉमन सेंस नहीं लगाई, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा इन्वेस्टर के लिए दिस इज साइड एक्टिविटी ना, वो तो अपना कुछ ना कुछ काम कर ही रहा है, शेयर में पैसे लगा के बैठा है, वो थोड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसका अपना बिजनेस होगा, अपना काम होगा, अब वो छोड़ के आएगा, उससे तो अच्छा संडे को रखो।
संडे 1-2 घंटा मीटिंग में आना भी होगा तो उल्टा पार्टिसिपेशन भी होगा कि चल ना फ्री है जाके आते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स सोचते हैं मैं भी मीटिंग अटेंड करने जाऊँ, एटलीस्ट देखने के लिए तो जाऊँ कैसे होता है, तो टाइम ही नहीं निकलता। अच्छा दूसरे सिटी में हेड ऑफिस है तो और पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो टफ हो जाता है काम। तो बट रूल है ऐसा तो अपने को मानना पड़ेगा। मीटिंग रखेंगे कहाँ पे? कंपनी के ऑफिस पे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे। बट अब इसमें भी एक पॉइंट आ जाता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस पे इतनी जगह ना हो, छोटा सा ऑफिस है और 5,000 शेयर होल्डर है, कहाँ बिठाओगे? मीटिंग रखोगे तो जगह तो उतनी अरेंज करनी पड़ेगी ना कि भाई जितने लोग आते हैं ऑन एन एवरेज उतनी स्पेस हो। 500 लोग आते हैं मीटिंग में कम से कम, तो 500 लोगों को बैठाने की जगह ही नहीं है। तो आप जिस सिटी में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे आप कोई भी और लोकेशन पे ये अरेंजमेंट कर सकते हो। कोई बैंक्वेट हॉल ले लो, कॉन्फ्रेंस हॉल ले लो, कोई ऐसी प्रीमाइसिस ले लो, ऑडिटोरियम ले लो, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिलायंस वालों ने एक बार स्टेडियम ले लिया था पूरा, धीरू भाई अंबानी जब चेयरपर्सन थे ना, तब की बात है 1970s में या अर्ली 80s में। तो उन्होंने क्या किया, जो मुंबई में जो स्टेडियम है पूरा, जहाँ पे ये आई थिंक वानखेड़े में थी या कहाँ पे मुझे आइडिया नहीं है, बट स्टेडियम में किया था उन्होंने। क्रिकेट स्टेडियम था या वो हॉर्स रेस वाला था, तो महालक्ष्मी रेस कोर्स भी वहाँ पे शायद उसमें किया था। तो जगह वही थी बट पूरा स्टेडियम था। तो स्टेडियम के बीच में ना ग्राउंड के ऊपर स्टेज लगा दिया और सारे शेयर होल्डर्स को ग्राउंड पे बिठाया और ऐसे करके उन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग की थी। अब ही वॉज अ स्मार्ट मैन, मार्केटिंग में कोई कंपैरिजन नहीं। उन्होंने वो चीज़ मीडिया में ये दिखाने के लिए की थी कि मेरी कंपनी कितनी बड़ी है और कितने लोग हैं जो मेरी कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो फोमो हो जाता है ना भाई, इसने भी शेयर खरीदे मैं भी खरीद लेता हूँ, ये भी रिलायंस का इन्वेस्टर है मैं बन जाता हूँ, इतने लोग खरीद रहे हैं अपने भी खरीदते हो, भेड़ चाल होती है, सब पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो उन्होंने क्या जानबूझ के फ्री मार्केटिंग कर दी। ये एजीएम कोई कॉन्फ्रेंस हॉल में भी हो सकती थी, ऐसा नहीं है कि 500 या 1000 लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं आ सकते, बट स्टेडियम में रखा और पूरा स्टेडियम भर गया, ग्राउंड भर गया पूरा। तो मीडिया वालों ने उसको कवर किया कि भाई पहली बार है इंडिया में किसी कंपनी की जनरल मीटिंग ग्राउंड पे करनी पड़ रही है क्योंकि जगह नहीं है बिठाने की। तो जो मीडिया में फ्रंट पेज पे फोटो आया ना न्यूज़पेपर में, लाखों रुपए की पब्लिसिटी हो गई फ्री, क्योंकि उसके पैसे नहीं लगे। रिपोर्टर्स ने वो न्यूज़ बना बना के छापी कि रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है इंडिया में कि बिठाने के लिए जगह नहीं है, स्टेडियम बुक करना पड़ा। इसको देख के जो शेयर खरीदने लोग भागे हैं कि भाई इतने लोग खरीद रहे हैं, हम क्यों बाकी रह जाए, सब कमा रहे हैं हम भी कमाए। उस चक्कर में जो शेयर बिके, कंपनी की जो वैल्यूएशन बढ़ी है ना, वो दैट वाज अ मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक कि कुछ नहीं करना है, अपने को मार्केटिंग वैसी करनी है कि मीडिया और पब्लिक अपने पीछे पीछे खुद भाग रही है, वैसा है। तो सीखने वाली चीज है। तो बोला कि भाई जनरल मीटिंग आप कहीं पे भी कर सकते हो। अब मुकेश अंबानी का ऑफिस या धीरू भाई अंबानी का ऑफिस मुंबई में ही है, लेकिन वो ऑफिस में मीटिंग ना करके अगर स्टेडियम में करे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सेम सिटी में आप कोई भी प्रीमाइसिस यूज कर सकते हो, वो चलता है। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू एग्जेम्प्ट एनी ऑफ द कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी कंपनी को ये सब रूल रेगुलेशन के भाई एजीएम करनी पड़ेगी या इतनी डेट पे करनी पड़ेगी, एग्जेम्पशंस दे सकते हैं। एग्जेम्पशन का मतलब रिलीफ ले सकते हैं कि ठीक है आप कानून मत फॉलो करो तो भी चलेगा, ऐसा भी हो सकता है। नेशनल हॉलीडे का मतलब क्या है वो भी समझा रहे हो, लॉ में हर चीज स्पेसिफिक लिखनी पड़ती है। नेशनल हॉलीडे आपको पता है ना क्या होती है, आप बता दो नेशनल हॉलीडे का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब कौन डिसाइड करता है कि नेशनल हॉलीडे है? सेंट्रल गवर्नमेंट जिस दिन को नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दे वो नेशनल हॉलीडे है, यही रूल होता है। डेफिनेशन में भी वही लिखा है। अब ये क्लैरिफाई, हाँ संडे, हाँ पब्लिक हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे में पब्लिक हॉलीडे ही बोलेंगे उसको भी, क्योंकि संडे तो हर चीज ऑफिशियली बंद होती है, तो हर अथॉरिटी के रूल्स के हिसाब से भी संडे को क्लोजिंग है, वर्किंग नहीं होता है, तो वो भी नेशनल हॉलीडे और पब्लिक हॉलीडे वाले पार्ट में आ गया। इसको डिफाइन करना इनको जरूरी लगा, सोचो एक्ट में लिखना पड़ा कि नेशनल हॉलीडे मतलब वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करके डिक्लेयर किया और अपने लिए जरूरी भी, अपने सूरत वालों के लिए तो खास। अपने को पता है, देखो फ्राइडे को पब्लिक हॉलीडे है, फ्राइडे कोई फेस्टिवल है, नेशनल हॉलीडे है। संडे तो होता ही है, सैटरडे वर्किंग है। और सूरत की पब्लिक क्या करती है, सैटरडे को बना देती है ऑफिशियल हॉलीडे, 3 दिन का ट्रिप मार के आ जाते हैं। अरे छोड़ो यार, सैटरडे क्या काम पे जाना, फ्राइडे छुट्टी है, संडे छुट्टी है, सैटरडे बाई डिफॉल्ट छुट्टी। बीमार हो जाएंगे उसमें क्या है, तो जो सर्विस वाले बीमार हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, कुछ इमरजेंसी आ जाती है, वो 3 दिन कहीं ना कहीं, हाँ होता है ना, तो दमन सिलवासा सापुतारा घूम के आ जाएंगे 3 दिन शांति, और क्या छोटा सा फैमिली ट्रिप हो जाएगा। तो सब लोग वही करते हैं। तो वो जो हॉलीडे आप खुद डिक्लेयर कर देते हो ना अपने आप, वो नेशनल हॉलीडे में नहीं आती है। जो सरकार के पास कानून का बनाने का राइट है वो अपने पास नहीं है, पर अपनी पब्लिक अलग है। सूरत के लोग 3 दिन की छुट्टी आते ही पहले गायब हो जाते हैं, कहीं ना कहीं भाग जाते हैं। आजू बाजू इतनी जगह है ना घूमने की, हाँ तो आप मतलब राजस्थान उदयपुर तक भी घूम के आ जाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं, 3 दिन का स्टे करके आ जाओ, तो लोग करते हैं। और 1-2 दिन छुट्टी हो भी जाए ना, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है,
ना पेरेंट्स को फर्क पड़ रहा है कि बच्चों की स्कूल मिस हो जाएगी, ऐसा क्या ही कर लेंगे एक दिन में, चलो घूम के आते हैं, ठीक है, वैसा है तो चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, डिफॉल्ट इन होल्डिंग एजीएम, ये पेनल्टी वाला सेक्शन है। पेनल्टीज में देखो खाली आपको लर्न करना है, मैं रटने वाली चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन अब पेनल्टी में तो क्या कर सकते हैं यार, मैं हर चीज़ का आपको एक कंसेप्ट दे सकता हूँ, बट एजीएम नहीं की तो पेनल्टी लगेगी। कितनी पेनल्टी लगेगी ऑफिसर पे, कितनी पेनल्टी लगेगी कंपनी पे, वो बोला हुआ है, देख लो, 1,00,000 रुपए। और अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू होगा तो 5,000 रुपये पर डे, जितने दिन लेट करोगे। तो ये जो 30 सितंबर आखिरी तारीख थी ना, आप जितने दिन लेट करोगे ना, पर डे 5,000 रुपये लगते जाएंगे। तो अगर वैसा कुछ है तो इससे बेटर है कि भाई एजीएम टाइम पे करवा लो। तो ये अमाउंट आपको लर्न करने पड़ेंगे। आप बोले सर 1,00,000 क्यों लगाई, 5,00,000 क्यों नहीं लगाई, उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो वो कंसेप्चुअल होता तो मैं आपको कंसेप्ट समझा देता, बट डेटा आपको याद करना पड़ेगा। ये अगर आपने गुजरात बोर्ड से पढ़ा है तो अपना इको तो आपको पता ही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो नंबर रट्टे मारे आप लोगों ने, तो वो टैलेंट आपका है कि बिना लॉजिक के नंबर याद कर सकते हैं हम लोग। वही टैलेंट आपको यहाँ पे 20-20 में यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है वैसा है। बाकी ऐसे सीबीएसई में, आईसीएसई में ऐसे कोई सब्जेक्ट्स है क्या? हाँ, क्या होता है इसमें? मैं गुजरात बोर्ड से पढ़ा हूँ, मुझे इतना डिटेल। अच्छा अच्छा, उसमें डेटा आता है, हाँ ठीक है। तो फिर कहीं ना कहीं आप सब लोग ही टैलेंटेड हो उस मामले में, पढ़ना तो पड़ता ही है वैसा नहीं। अच्छा, ऐसा भी थोड़ा एक आध सब्जेक्ट तो होना चाहिए, तो उससे क्या यहाँ पे फिर काम आता है। बिल्कुल ही ऐसे आदत नहीं हो नंबर को ध्यान में रखने की, तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो सेक्शन नंबर है, पेनल्टीज है। अब पेनल्टीज में भी ऐसा है कि अभी ना एमसीक्यू एग्जाम में ना इंस्टीट्यूट के पास भी देखो लिमिटेशन है, आपको परेशान करे तो करे कैसे। और देखो माइंडसेट का बहुत बड़ा फर्क है। अभी तक आप जो एग्जाम्स देते आए हो ना इतने साल से, वहाँ पे एग्जाम लेने वाले पे प्रेशर है कि ज़्यादा बच्चे फेल नहीं होने चाहिए, ये फैक्ट है। गुजरात बोर्ड में, गुजरात बोर्ड पे प्रेशर है कि बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है आप पे प्रेशर है, प्रेशर उन पे है, क्योंकि जितने बच्चे फेल होते हैं नाम उनका खराब होता है कि पढ़ाते क्या है। फिर जब डेटा आता है ना रिजल्ट के दिन कि 12वीं के इतने बच्चे पास हुए, इतने बच्चे फेल हुए, इतने लड़के पास हुए, इतनी लड़कियां पास हुई, सरकारी स्कूल के इतने बच्चे पास हुए, इतने फेल हुए, प्राइवेट के इतने, तो इनमें इंटरनल कंपटीशन भी चलता है। सरकारी स्कूल के ज्यादा बच्चे फेल हो जाए तो गवर्नमेंट को गालियां पड़ती है, तुम लोग क्या कराते हो, टीचर वीचर रखते हो स्कूल में भी नहीं रखते, इतने बच्चे कैसे फेल हो रहे हैं। तो प्रेशर उन पे भी है। तो दे आर लाइक कि अपने को तो मेजोरिटी को पास ही करना है, उनके माइंड में थोड़ी आते जानबूझ के किसी को फेल करे। बड़ी मुश्किल से फेल करना पड़ता है अगर बच्चे ने सच में कुछ भी नहीं लिखा है, अदरवाइज तो धक्के मार के ग्रेस मार्क्स है ना, ग्रेसिंग दे दे के धक्के मार के पास कर देते कि भाई हमारा काम हो गया, 12वीं पास कर दिया, तुम देख लेना आगे तुमको क्या करना है। सीएस इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को ऐसी कोई आपकी जरूरत नहीं है कि उनका नाम खराब होगा अगर आप फेल हो गए। उनका नाम खराब तब होगा जब बोलते हैं ना अनडिजर्विंग स्टूडेंट पास हो गए, जो डिजर्विंग नहीं है, मतलब ज्यादा पास हुआ प्रॉब्लम नहीं, जो डिजर्विंग नहीं, मतलब जिसने मेहनत नहीं की है, लिखा कुछ नहीं, पढ़ा कुछ नहीं, उसको डिग्री देके निकाल दे, जा बेटा सीएस बन के घूम ऐश कर, ये इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। बिकॉज देखो जो डिजर्व नहीं करता ना, उसने मेहनत नहीं की है, मेन बात वो है। मेहनत किए बिना डिग्री मिल गई तो वो आगे भी मेहनत नहीं करेगा। जब कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएगा और इतना काम का प्रेशर होगा, वो काम ही नहीं करेगा ठीक से। अच्छा, जब वो काम नहीं करेगा तो कॉर्पोरेट जो एंटिटी है उसका नाम खराब होगा कि ये लोग कंप्लायंस फॉलो नहीं करते, उनका नाम खराब होगा तो पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर वैसे ही होगा। तो ऑब्वियसली जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो उसका नाम खराब होगा कि कंपनी वाले सब ऐसे हवा में चलते हैं, कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होता, ये वो करके। तो इंस्टीट्यूट पे प्रेशर है कि उनको अपनी गुडविल बना के रखनी है, और जो बना है ना सीएस, उसकी प्रेस्टीज और डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए कि ये कुछ है। फिर ऐसा नहीं यहाँ पे तुम्हारे जैसे बहुत घूमते आता तो कुछ है नहीं, डिग्री लेके घूम रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इंस्टीट्यूट यहाँ पे क्या करता है, उनको ना अपनी गुडविल का प्रेशर है कि यार जो डिजर्विंग है ना, जो बाद में हमारी इज्जत रखेगा, उसको ही पास करना है, बाकी 10 बार फेल होता है हमको क्या जा रहा है। एटीट्यूड पूरा रिवर्स है। अब यहाँ पे ना आपको क्लियर होना है ना, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप डिजर्व करते हो। 12th तक तो ऐसा था कि आप डिजर्व नहीं भी करते हो ना, तो ग्रेस मार्क्स में 10-12 मार्क पकड़ा के आपको निकाल देंगे कि भाई यहाँ से जाओ, अपना आगे देख लेना, हमारा नाम मत बिगाड़ो। स्कूल में भी होता है, स्कूल में बच्चे फेल होते हैं, स्कूल पे प्रेशर होता है, क्योंकि जितने बच्चे स्कूल में फेल होते हैं ना, एडमिशन्स पे असर होता है। कोई पढ़ा लिखा पेरेंट आएगा जो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए बहुत कंसर्न है, वो आके पूछता है आपके स्कूल का रिजल्ट कैसा है, बोले 50 में 10 बच्चे क्लास में फेल होते हैं, फिर रिपीट करते हैं, पूरे टीचर क्या पढ़ाते होंगे, 10-10 बच्चे फेल हो रहे हैं, क्यों फेल हो रहे हैं भाई, पूरा साल पढ़ाते तो पास होना चाहिए ना बच्चा, कोई स्कूल अच्छी नहीं होगी छोड़ो, वो भी प्रेशर होता है उनके ऊपर। तो ये सब चीजें मैटर करती है। लेकिन आईसीएसआई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2% पास हो कि 25% पास हो, जो पास हो रहे हैं
उनको डिग्निटी मेंटेन करनी है, क्योंकि आगे ये लोग जाके रिलायंस, टीसीएस, विप्रो, गोदरेज जैसी बड़ी बड़ी कंपनी का काम करेंगे, तो वहाँ नाम नहीं डुबाना चाहिए। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्वालिटी वैसी रखनी है कि आप उस चीज़ को मेंटेन कर पाओ। अब जब ऐसे एग्जाम्स में वो चाहते हैं कि लिमिटेड लोग पास हो, एक डिमांड सप्लाई का भी एक रेशियो होता है, 100 के 100% बच्चे पास कर देंगे। तो जितना मार्केट में काम है ना उतने प्रोफेशनल होने चाहिए। कुछ फील्ड्स में ऐसा हो चुका है कि जहाँ पे इतना ओवर सप्लाई आ गया मार्केट में कि मजाक बन गया। एक इंजीनियर का हुआ है और बीच में एमबीए का भी हो गया था। इतने इंजीनियर, इतने एमबीए गली गली घूम रहे हैं, भर भर के कॉलेजेस हैं। आप चले जाओ कितनी जगह पे। मेरा दोस्त गया था बहुत साल पहले, पुणे गया था एमबीए करने। बोलता है, बोले यार 300 कॉलेजेस हैं वहाँ पे एमबीए की, गली गली में, एक एक गली में 10-10 कॉलेज है, इतने इतने बच्चे हैं। बोला इतने एमबीए चाहिए मार्केट में? तब के टाइम में उतनी नीड नहीं थी। बोले ओवर सप्लाई है, अब धक्के खा रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है। इंजीनियरिंग में तो चलता ही रहता है, इतनी इंजीनियरिंग कॉलेज, इतने इंजीनियर, सारे डिग्री लेके घूम रहे हैं। 90% इंजीनियर बनने के बाद इंजीनियरिंग का काम नहीं करते। देख लो, आधे ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडियन इंजीनियर है, आधे क्रिकेटर इंजीनियर है, आधे एक्टर इंजीनियर है। ठीक है, बोला तुम लोग यार एक्टर इंजीनियर है, बोला तुम लोग इंजीनियरिंग करके बाकी दुनिया का सारा काम कर रहे हो, जो सीखा वो क्यों नहीं कर रहे हो? बात समझ आ रही? तो वो डिमांड सप्लाई का जो गैप है ना, उससे ना क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है। सीएस में वो प्रॉब्लम नहीं है, आप कंपनी सेक्रेटरी हो तो आपकी वो रिस्पेक्ट मेंटेन है, क्या हर कोई नहीं बन सकता है। पूरे इंडिया में भी 75-76,000 मेंबर्स हैं, 45 साल से इंस्टीट्यूट चल रहा है, 50 साल से। तो सोचो कितना एलिट ग्रुप है। तो क्राउड भी लिमिटेड है, लेकिन क्राउड क्वालिटी वाला है, और धीरे धीरे फिल्टर होता जाता है। डब्ल्यूटी से एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल, प्रोफेशनल से मेंबरशिप। जो डिजर्व करते हैं ना, धीरे धीरे करके वही पहुंचते हैं। जो नहीं मेहनत करेगा बाहर हो जाएगा। इंस्टीट्यूट को फर्क नहीं पड़ता। मेंबरशिप मतलब आपकी जो 3 साल की पढ़ाई, आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है, उसके बाद इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप आपको मिलती है। उसके बाद आप आईसीएसआई के ऑफिशियल मेंबर माने जाते हो, तब नाम के आगे सीएस लगा सकते हो। तो वहां तक जाने का जो प्रोसेस है उसमें ना लोग फिल्टर हो जाते हैं। आप सोचोगे यार चलो ठीक है, कैजुअली पढ़ रहे हैं, हो जाएगा साथ साथ में। आपको उसको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, वो नेसेसरी है और वो आपको फील होगा। अब यहाँ पे जो ये एग्जाम डब्ल्यूटी का है, बिकॉज एमसीक्यू एग्जाम है तो पैटर्न मॉडरेट है, बहुत टफ नहीं है। तो इंस्टीट्यूट फिर भी नहीं चाहेगा ना कि 100% सारे ही पास हो जाए। ये कुछ तो मेहनत करो यार, मतलब स्टूडेंट को मेंटली थोड़ा परेशान भी तो करना पड़ेगा। हर चीज ऐसा एकदम इजीली लाके दे देंगे, वो अभी काम खत्म हो गया। अभी ऐसा है कि आपको फाइट करना पड़ेगा। तो इस सिलेबस में ना आपको परेशान करने के लिए उनके पास बहुत लिमिटेड चीजें हैं। ये है डेटा, फॉर्म नंबर पूछ लिया, सेक्शन नंबर पूछ लिया, केस लॉ का नाम पूछ लिया, पेनल्टी का अमाउंट पूछ लिया। यही मिस्टेक हो सकती है। किसी को नहीं याद रहा तो क्या करे, लॉजिक तो लगा नहीं पाएगा। बाकी चीजें तो अपन कंसेप्चुअली समझ रहे हैं तो याद हो जाती है। तो 90% कंटेंट तो ऐसा है जो आपको लॉजिकली समझ आ जाएगा, लेकिन जो डेटा है उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बोले सर 1 लाख की पेनल्टी क्यों है, सेक्शन 99 ही क्यों है? अभी मैं क्या करूंगा, है यही है, मैं आपको बोल के बता सकता हूँ, उससे ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो लर्निंग का बर्डन आप पे। हाँ, सेक्शन यहाँ पे अल्फाबेटिकली नहीं है, सेक्शन यहाँ पे टॉपिक वाइज है। मतलब जैसे अब बात हो रही है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, तो उसका ब्लॉक है सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 22। तो 3 से 22 में अल्फाबेटिकल नहीं है, वो लॉजिकल सीक्वेंस में कि भाई ये चीज पहले होती है, ये बाद में होती है। तो वो डेफिनेशंस में होता है। हाँ, जो तुम बोल रही हो वो सेक्शन 2 में। अपना तो हाँ, अपना तो काम है। हाँ, अलग अलग एक्ट्स थे, यहाँ पे भी अलग अलग एक्ट्स है। डेफिनेशंस जो होती है ना, जैसे सेक्शन 2 अपन नहीं पढ़ रहे थे, उसमें था कंपनी, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वहां आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड मिलेगा। लेकिन सेक्शन 2 के बाद सारे सेक्शन जो है वो अपने लॉजिकल सीक्वेंस में होते हैं, अल्फाबेटिकल नहीं होते। तो याद रखना पड़ेगा। तो डेटा में मार्क्स जाने का चांस है, तो नंबर्स पे एक बार आप थोड़ा मेहनत कर लो इस लेवल पे। सेकंड लेवल पे तो मैं पेनल्टीज याद करने के लिए ना बोलता हूँ, बिकॉज पूरा कंपनी लॉ जब पढ़ते हैं ना तो हर सेक्शन में पेनल्टी आती है। कहीं 50,000, कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 1 लाख, कहीं 6 महीने की जेल, कहीं 3 साल की। कितना याद रखोगे, सब एक जैसा लगता है। बट अभी एक बार एमसीक्यू में आप बार बार पढ़ लो, 4 ऑप्शन है, देख के स्ट्राइक हो जाए तो एक चांस तो ले सकते हो। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, अगर रॉन्ग भी हो गया तो ठीक है। तो एटलीस्ट छोड़ के आने से तो बेटर है, अपने ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ एफर्ट कर लो तो मार्क्स बेटर हो जाएंगे, बाकी ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट एजीएम, हाँ ये एक पॉइंट है। एनुअल जनरल मीटिंग में क्या बातें होती होंगी, काम क्या हो रहा है वहाँ पे, क्यों मिल रहा है, मिलने का पर्पस क्या है? भाई कंपनी के मालिक हैं, साल में एक बार तो मिलो, कुछ अपनी कंपनी के बारे में समझो तो सही। पूरे साल में क्या हुआ वो तो जानो, अगले साल क्या नहीं करना है वो भी समझ आएगा, अगले साल क्या करना है वो भी समझ आएगा। तो ऑब्वियसली दिस इज रिक्वायर्ड कि हम एक रेगुलर इंटरवल में मीटिंग करते रहे। अब जब एजीएम होती है ना, तो उसके अंदर इन्होंने ट्रांजेक्शन्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो भी ट्रांजेक्शन्स आप करते हो एजीएम में, जो मैटर्स डिस्कस होते हैं, एक को बोलते हैं ऑर्डिनरी और दूसरे को बोलते हैं स्पेशल।
ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन्स वो जो हर एजीएम में बाय डिफॉल्ट डिस्कस होते ही होते हैं, रूटीन है। और स्पेशल मतलब अदरवाइज कि भाई जो जरूरत के हिसाब से आप एजेंडा में रख सकते हो। अब ऑर्डिनरी वाले में कौन कौन सी चीजें आती है इन जनरल, 3-4 ट्रांजेक्शन है जो फिक्स है, जो आते ही हैं। एक तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, उस पर बात नहीं हो रही थी। और रोटेशनल डायरेक्टर निकालने हैं, नए वाले अपॉइंट करने, ये हर साल की कहानी, तो इसको ऑर्डिनरी बोलेंगे। जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसका अप्रूवल, शेयर होल्डर्स आते हैं, चेक करते हैं कि भाई सब सही है कि नहीं, उसको अप्रूव करते हैं। एवरी ईयर स्टोरी। डिविडेंड का डिक्लेरेशन, ये भी हर साल की कहानी है। ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं कंपनी में, इनके ऊपर भी डिस्कशन होता रहता है। ये सारे जो ट्रांजेक्शन है ना, ये एवरी ईयर वाले ट्रांजेक्शन है, हर एजीएम में डिस्कस होते हैं। और कुछ भी है, रेम्यूनरेशन की बात साथ साथ में आ जाएगी। वैसा है, इन सबको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस टू बी डिस्कस्ड एट एनी एजीएम। और इसके अलावा भाई इस साल ये मैटर भी है और भी पॉइंट्स है, तो वो स्पेशल में जाएगा। ऐसा तो बहुत सिंपल बाइफर्केशन है, ये यहाँ पे आपको दे रखा है। बोलो कुछ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने, आपको थियरी मिल जाएगी पेज 124 पे है। उसमें चारों पॉइंट्स लिखे हैं, मैं तो एक बार सिर्फ ऐसे ही कीवर्ड्स के हिसाब से शॉर्ट में लिख दिया, थोड़ा ध्यान में रहे आपके। बोलो क्लियर हुआ? तो एजीएम वाला पार्ट यहाँ पे हुआ कंप्लीट, सारे पॉइंट्स हमने देख लिए। अब इसके बाद है दैट इज ईजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, बट वो अभी नहीं स्टार्ट करूंगा, टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। तो ईजीएम वाले टॉपिक को अभी स्किप कर दो, क्योंकि डिटेल में आराम से समझाऊंगा तो मजा आएगा, उसमें थोड़ी अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस भी है। उसके बाद एक आंसर है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स वाला आंसर कोई सेक्शन का पार्ट नहीं है, जनरल डिस्कशन है। आप बता दो एथिक्स का मतलब क्या, आपके हिसाब से ये वर्ड आपने सुना हो, एथिक्स? हाँ मतलब, और कुछ ऐड करो। एथिक्स आप क्या समझते हो इस वर्ड को? हाँ मतलब क्या सही है क्या गलत है, उसकी पहचान होनी चाहिए। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन। ठीक है, तो दैट इज एथिक्स। ठीक है, वैसे बात होती है। तो यहाँ पे वही चीज है। अब बिजनेस में एथिक्स का क्या रोल है, उसके ऊपर यहाँ पे बात करते हैं। बिजनेस में एथिक्स का क्या रोल है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिजनेस में कुछ सही गलत होता है कि सिर्फ पैसा ही पैसा होता है? सही गलत होना चाहिए। आज के टाइम में ये सब चीजें बड़ी मैटर करती है। पहले ऐसा होता था कि बिजनेस वाले केस में अपने ये बोलते थे कि भाई पैसा ही सब कुछ है, बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है, पीएनएल में क्या दिख रहा है मैटर करता है, बाकी चीजें मैटर नहीं करती। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि भाई पैसा आपने कैसे कमाया वो मैटर करता है। क्या आप सोसाइटी का कितना नुकसान कर रहे हो, एनवायरनमेंट का कितना नुकसान कर रहे हो, अपने कंज्यूमर्स की हेल्थ का कितना नुकसान कर रहे हो, वो भी देखा जाता है। तो आप उनकी कॉस्ट पे पैसा कमा रहे हो ना, इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा। अब ऐसा हो गया। फूड वाली कंपनीज हैं, बहुत मैटर चल रहा है अभी, जैसे शुगर इनटेक, जितनी भी कंपनीज है, अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा या कभी हाँ बात आई होगी, जो बेवरेज मार्केट है ना, कोल्ड ड्रिंक वाला, थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला, ये सब, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये प्रेशर बन रहा है कि भाई लेस शुगर ही बनाना है ड्रिंक्स को। बिकॉज शुगर इज नॉट लेस देन एनी ड्रग्स और पॉइजन, ये रिसर्च बोलती है। क्योंकि शुगर एडिक्टिव है, शुगर से बॉडी हार्म होती है, ओबेसिटी बढ़ती है, हेल्थ इश्यूज बढ़ते हैं। तो इसलिए बोलते हैं यार शुगर थोड़ा कंट्रोल में आपको इनटेक करना चाहिए, जितना हो सके कम करना चाहिए। आजकल ये चलता है। अब कोल्ड ड्रिंक क्या है, वो तो शुगर ही है, पूरा शक्कर का पानी है, कुछ नहीं। और आप क्या पी रहे हो उसके अंदर, इतने ग्राम ऑफ शुगर। अब ये कंपनीज है ना, धीरे धीरे शुगर कंटेंट कम करने की कोशिश कर रही है। फिर है ना आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज कर रही है ताकि शक्कर कम हो जाए। वो आर्टिफिशियल स्वीटनर भी उतने अच्छे नहीं है, लेकिन अब पब्लिक को दिखाना है, बिकॉज लोगों में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है कि कोल्ड ड्रिंक पीनी है लेकिन शक्कर बहुत ज्यादा है यार, सही नहीं है ये, तो धीरे धीरे इसको कम करो। तो बिजनेस में ना एथिक्स का भी अपना एक रोल है, इंपॉर्टेंस है कि आप लोगों की हेल्थ खराब करके पैसे कमा रहे हो, वो नहीं चलेगा। अब बहुत सारी जंक फूड वाली कंपनीज को हेल्दी ऑप्शन लाने पड़ रहे हैं। मैकडोनल्ड वाला लेके आया जो ब्रेड होती है, व्हीट ब्रेड, मिलेट ब्रेड, ये सब ऑप्शन आ गए। मैकडी में जाकर देखना, नॉर्मली तो मैदा ब्रेड होती है। अब बर्गर में तो हेल्दी है ही क्या, ठीक है, आलू की टिक्की है, उसको तेल में डीप फ्राई किया हुआ है। फिर बर्गर जो है, उसकी जो ब्रेड है वो मैदा है। सारे प्रोडक्ट मतलब सब चीजें अनहेल्दी है। और जो वेजिटेबल होते हैं हेल्दी, वो थोड़े थोड़े डाले होते हैं नाम के।
ये खोल के देखो, बर्गर में तो कुछ वेजिटेबल दिखते ही नहीं, एक एक स्लाइस रखी होती है। हाँ ठीक है, वो कैबेज और टमाटर प्याज के ना एक एक टुकड़ा रख दिया होता है, बस हो गया। तो हेल्दी में उतना ही दे रहे हैं, बाकी सारा अनहेल्दी है। अब उनको भी इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना है कि कंज्यूमर को फील होना चाहिए कि वो कम से कम उतना अनहेल्दी तो नहीं खा रहा है। तो भाई ब्रेड में ऑप्शन दे दो ना उसको, मैदा हटा के व्हीट ब्रेड दे दो, उसके 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, पैसे भी ज्यादा मिल जाएंगे, कस्टमर भी खुश, मैंने बर्गर खाया लेकिन मेरी हेल्थ खराब नहीं हो रही। ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन मन को शांति मिलती है, वैसा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन लेके आ गए। तो बिजनेस एथिक्स जनरल आंसर है। इसमें बोला कि आपको थोड़ा कस्टमर का ध्यान रखना चाहिए, उसके साथ फ्रॉड नहीं करना चाहिए, उसको चीट नहीं करना चाहिए, उसका नुकसान नहीं करना चाहिए, और उसकी हेल्थ खराब करके पैसे नहीं कमाना चाहिए। मैगी में भी ये मैटर आया था बीच में, मैगी तो बैन हो गई, बड़ा मैटर हो गया था, बड़ा मतलब नेशनल इशू था वो, मैगी बैन हो गई। आधे लोग जिनकी हॉबी में कुकिंग लिखा हुआ था उनको हटाना पड़ा, बोले कुकिंग आती है, हाँ आती है, क्या आता है, मैगी बनानी। ठीक है, अब मैगी बंद हो गई, अब कुकिंग नहीं आती जब तक मैगी वापस शुरू नहीं होगी तब तक कुकिंग नहीं आएगी। तो मैट्रिमोनियल साइट्स पे इशू हो गया था। ठीक है, जिन लोगों ने लिख रखा था ना अपने प्रोफाइल में कि कुकिंग आती है, उन्होंने हटा दिया, बोले नहीं अब नहीं आती है। आगे वापस आ जाए, वापस सीख जाए तो बता देंगे आपको। ऐसे क्या हुआ? हाँ वो तो आई गई वापस, वो तो थोड़े टाइम के लिए बैन कर दी थी। बैन हुई क्यों थी वो पता है क्या? मैदे की वजह से बैन कर दिया था। क्या हुआ? नहीं, जो उसमें ना एक कंपाउंड होता है, MSG बोलते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट ऐसा कुछ बोला जाता है। तो एक टाइप का नमक है वो। तो MSG जो है ना वो एक कंपाउंड है, नमक जैसा है, टेस्ट मेकर है। MSG का कंपोनेंट और लेड का कंपोनेंट उसके मसालों में ज्यादा था, जो उन्होंने सर्वे किया या लैब टेस्टिंग किया। उससे क्या है, वो ज्यादा टेस्टी लगता है, बट वो लेड जो है वो आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। मिनरल है लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बोला MSG और लेड बहुत ज्यादा था मैगी के मसाले में, और उस वजह से वो हेल्थ के लिए खराब है, बच्चों के लिए छोटी एज में ब्रेन के लिए खराब है। तो ऐसा बोल के उसको बैन कर दिया। अब आप जो ये वेफर खाते हो, पोटैटो चिप्स में देखना वो इतनी एडिक्टिव हो जाती है ना, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, मुंह रुकता नहीं है। वो MSG की वजह से होता है। तो ये MSG जो कंपाउंड है ना, वो टेस्ट जो है ना वो एडिक्टिव कर देता है। वो नमक जैसा टेस्ट है, ज्यादा नमकीन लगता है। तो ज्यादा नमकीन क्यों लग रहा है, MSG ज्यादा डाला है, उस वजह से ना आपका मन करता है खाते रहो। 2-4 पैकेट तो ऐसे ही खा के खत्म कर दो, पेट ही नहीं भर रहा, मन नहीं भर रहा। एक टाइम के बाद थोड़ी देर का लगता है पता नहीं कितना खा लिया, थोड़ी देर के बाद लेट रिएक्शन होता है उसका, फिर एकदम से लगता है पेट बहुत भर गया, पता नहीं क्या खा लिया, और कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही। तो ये जो कंपाउंड है ना, इसकी वजह से हेल्थ खराब हो रही है। तो बोला इसको एक लिमिट तक ही आप अपने प्रोडक्ट में यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा करोगे तो गलत है। इसलिए मैगी को बैन कर दिया था। मैगी वैसे हेल्थ के लिए तो बहुत ही खराब है, बिकॉज मैदा है। छोटे बच्चे खाने लग जाते हैं, माँ बाप डरते हैं मैगी मत खिलाओ भाई इसको, ठीक है, आदत लग जाती है बच्चों को। वो टेस्ट का क्या है, वो एडिक्शन हो जाता है कि मैगी खानी है, पर वो पेट में चिपक जाती है। कितने केसेस आए पेट में बच्चों का ऑपरेशन करना पड़ा, इंटेस्टाइन में से मैगी निकल रही पूरी, ठीक है, मैदा चिपक जाता है और वो निकल ही नहीं रहा है बॉडी में से, वैसा है। तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फिर मैगी वाले लेके आ गए आटा मैगी, आटा नूडल्स। अब सोचा चलो ये बेटर है, मैदे से तो बेटर है, रेट कर दिया डबल। 12-13 रुपए की मैगी आती है, आटा नूडल आती है 30 रुपए की, 28 रुपए की। मतलब आटा के नाम पे इतना लूट रहे हो यार, फिर क्यों खा रहे हैं इतना इतना कितना? नहीं, ऐसे तो मैदा सस्ता होता है। मैदा जो है ना, पता है मैदे में क्यों चल रही दुनिया, बिकॉज आटे के बाद जो उसका बाई प्रोडक्ट बचता है ना, वेस्ट प्रोडक्ट, मैदा इज अ वेस्ट प्रोडक्ट एक्चुअली। अब देखो जब कमर्शियली कुछ बेचना होता है ना, तो प्रॉफिट मार्जिन देखना पड़ता है। मैदे का यूज ही वहां से शुरू हुआ। आटा जब गेहूं को आप पीसते हो ना, तो जितना उसको फाइन करते जाते हो तो आटा बनता है। आटे को और रिफाइन करते जाओ ना तो वो मैदा बन जाता है। तो आटा जब पिसता है तो जो बचता है ना पाउडर, ठीक है, दैट वाज मैदा, रिमेनिंग स्क्रैप। इसको इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया, और इससे ये रोटी और तंदूरी चीजें और मैगी और ये सब बनाना चालू कर दिया, और बिस्किट विस्किट में यूज करना स्टार्ट कर दिया, कि कॉस्ट बचती है। अब हेल्थ के लिए खराब है, वो इतना फाइन पाउडर है ना कि वो डाइजेस्ट नहीं होता, बॉडी में से रिमूव नहीं होता, लेकिन कॉस्टिंग बचानी है तो सस्ता इलाज ढूंढा कि भाई आटा गेहूं तो पिस रहा है ना, जो बचा हुआ है वो मैदा है, वो यूज कर लो। तो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, कॉस्ट वाइज सस्ता है, इसलिए ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो ये पैकेज फूड्स में आप जो मैदा यूज कर रहे हो, रिफाइंड फ्लोर, आटा ब्रेड में भी वही आता है, मैदा ही आता है। ब्रेड तो पूरा स्कैम है। एक आती है होल व्हीट ब्रेड, एक आती है ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड इज अ स्कैम, उसके अंदर मैदा ही है। वो लिखते हैं रिफाइंड व्हीट फ्लोर, मैं सीधा बोला मैदा, 70% तो मैदा है, थोड़ा सा नाम का कलर डाल के उसको ब्राउन ब्रेड बना दिया। होल व्हीट आटा ब्रेड आती है ना, उसमें लोग मेंशन करते हैं कि इसमें मैदा नहीं है। तो आप कभी अगर आटा ब्रेड के पर्सपेक्टिव से खरीद रहे हो तो ब्राउन ब्रेड लिखा हो तो देख लेना वो मैदा ब्रेड है।
होल व्हीट आटा ब्रेड मेंशन किया होना तो ये वो रिफाइंड फ्लोर मैदा नहीं डाला उसके अंदर, अदरवाइज है। तो ये सब प्रोडक्ट्स में ऐसी सब चीजें आती है। दूसरा जो पाम ऑयल के बारे में लोगों को कुछ पता भी नहीं था। आज की डेट में थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट हुआ है, थोड़े लोग बात करते हैं। पाम ऑयल इज ऑल्सो वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। लेकिन आप जितने पैकेज फूड खाते हो पाम ऑयल के बिना बनता ही नहीं है। बिस्किट है, चिप्स है, पैकेट में जो भी खा रहे हो ना, हर प्रोडक्ट पे पीछे पढ़ लेना आइसक्रीम। आइसक्रीम में भी ऐसे ही है। पता है किसी को एसिडिटी हो गई, ठीक है, पेट में से जलन हो रही है, बोले आइसक्रीम खा ले अच्छा लगेगा। आइसक्रीम खुद ऑयल है। आइसक्रीम कैसे ऑयल है? आप उसके कंपोनेंट्स पढ़ो, उसमें मिल्क तो है ही नहीं। वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल, तेल है, फ्रोजन डेजर्ट, उसको ठंडा करके जमा दिया है। अब जिसको ऑलरेडी एसिडिटी हो रही है उसको आप और तेल खिला रहे हो तो उसको ठीक लगेगा और तकलीफ होगी। तो आइसक्रीम जो नॉर्मली अपने वाडीलाल ये सब हैवमोर और अमूल खाते हैं ना, कितनी सारी आइसक्रीम में ना पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल आता है, वो खिला के कोई मतलब नहीं। मिल्क बेस्ड हो तो अलग है। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था अमूल, वाडीलाल, ये सब कंपनीज का। आई थिंक मुझे ध्यान नहीं कौन सी कंपनी थी उसमें, अमूल। तो अमूल वाले जो है ना वो मिल्क बेस्ड आइसक्रीम बेच रहे हैं, दूध है उसके अंदर। बाकी वाडीलाल और ये सब जो है ना, ये लोग वो वेजिटेबल ऑयल और पाम ऑयल वाली आइसक्रीम बेच रहे हैं, उसमें मिल्क नहीं है, पर फिर भी वो लोग उसको आइसक्रीम नेम दे रहे हैं। तो अमूल ने केस फाइल किया था कि ये आइसक्रीम नहीं है, मिल्क तो है ही नहीं। तो फिर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि बात ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखना स्टार्ट किया फ्रोजन डेजर्ट। लेकिन आइसक्रीम के पैक पे कितनी बार लिखा होता है फ्रोजन डेजर्ट। वो केस लॉ की वजह से हुआ है। कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अगर आप मिल्क यूज करते हो तो यू कैन यूज द वर्ड आइसक्रीम, इफ नॉट देन आपको मेंशन करना पड़ेगा फ्रोजन डेजर्ट। ये चीज है। अब इसके बाद ना सारी कंपनियों ने क्या किया, आइसक्रीम के अंदर मिल्क यूज करना स्टार्ट किया ताकि वो लोग वो नाम यूज कर सके, ऐसा है। बट मिल्क के साथ अभी भी पाम ऑयल तो यूज कर ही रहे हैं। तो पाम ऑयल वाली आइसक्रीम खाओगे तो वो एसिडिटी बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी। ठंडी होती है तो खा लिया, लेकिन जमा हुआ तेल है वो, और कुछ नहीं, तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब बहुत सारी कंपनीज जो है ना वो पाम ऑयल फ्री आइसक्रीम्स बेच रही है कि वी आर प्योरली मिल्क बेस्ड, हम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल यूज नहीं करते। तो वो आइसक्रीम जो है मिल्क की है वो आप खा सकते हो, वो ऑयल वाली नहीं है। लेकिन अदरवाइज ये सब प्रोडक्ट्स जो है वो हेल्थ के लिए बहुत खराब है। वैसा है, इतने साल से खा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं क्या है, लोग ध्यान नहीं देते, वैसा है। तो ये सब प्रोडक्ट्स का इशू है। इंडिया में क्या है ना, ठोक बजा के बेच के पैसा कमा लो। एक तो पब्लिक को कुछ समझ नहीं आती, ऊपर से सबको सस्ता चाहिए, तो सस्ते के नाम पे बेच के निकल जाओ। खाने वाला भी क्या है, अरे छोड़ना है, 300 रुपए की आइसक्रीम कौन खाएगा, 100 वाली अच्छी है। तो 100 में तेल खा रहा है, आइसक्रीम तो खा ही नहीं रहा है, लेकिन वो तेल खा के खुश है कि मेरा काम 100 रुपए में हो रहा है। तो पब्लिक भी वैसी है ना, बेचने वाले भी वैसे। अभी पनीर में चल रहा है, देखो एनालॉग पनीर, नया टर्म आ गया। पनीर भी नकली है, सारी रेस्टोरेंट वाले एनालॉग पनीर बेच रहे हैं जिसमें हेल्दी कुछ है ही नहीं। आपने क्या बाहर जाके पनीर की सब्जी खाती है, पनीर जा रहा है हेल्थ के लिए अच्छा है, वही खराब है। बोले अभी सर्वे हुआ, सबसे एडल्टरेटेड फूड आइटम मार्केट में है पनीर। कितने ना वो सोशल मीडिया वाले अपने इन्फ्लुएंसर लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। मैकडोनल्ड में गए, पनीर का वो टिक्की ले ली, उसको खोला, उसके ऊपर वो कंपाउंड डाल के चेक कर रहे हैं कि असली है कि नकली। काला हो जाता है तो नकली है, सबके यहाँ बोले नकली है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी के रेस्टोरेंट में, उस दिन विराट कोहली के रेस्टोरेंट में घुस गया, वहां पे जाके पनीर के ऊपर वो डाल दिया। गौरी खान के रेस्टोरेंट में घुस गया, हाँ, तो वहां बोले पनीर काला निकला। बोले इतना महंगा प्रीमियम रेस्टोरेंट में नकली पनीर बेच रहे हो तुम लोग। तो वो सब मैटर सीरियस हो गया, लाइव टेस्टिंग करे, वीडियो में बना के दिखा रहे हैं। तो विराट कोहली का रेस्टोरेंट है, वहां चले गए, सब जगह अलग अलग सेलिब्रिटी, शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट में चले गए, तो सोशल मीडिया में आ रहा है कि बोले इतने महंगे महंगे रेस्टोरेंट है और पनीर भी डुप्लीकेट यूज करते हैं। अब ये इतना अनहेल्दी हो गया कि एनालॉग पनीर पूरा केमिकल कंपाउंड से बन रहा है, टेक्सचर सेम है, टेस्ट सेम है, आपको पता ही नहीं चलता है कि असली है नकली है, पब्लिक मजे से खा रही है। अब रेस्टोरेंट वाला अगर असली पनीर बेचने जाएगा तो उसकी कॉस्टिंग नहीं बैठेगी, आधे रेट में नकली पनीर मिल रहा है तो सही है। चीज में भी सेम केस है, चीज, बटर, मिल्क प्रोडक्ट जितना भी आप होटल में खा रहे हो सारा डुप्लीकेट। अपन 4 गुना पैसा देते हैं, 300 रुपए की सब्जी खा रहे हैं और पनीर नकली है। सोचो, इससे तो बेटर घर पे खा लो, फिर वो बेटर हो गया। बट वो चीज़ है ना, तो उनको बिजनेस देखना है, उनको एथिक्स नहीं देखना है, बट यहाँ देखना चाहिए वैसा है। अब ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें यही सब बातें इन्होंने की है और आंसर जनरल है, सेक्शन वाला नहीं है, रीडिंग थियरी। तो जो पेज नंबर 127, 128 है वो आप एक बार सिर्फ रीड करके आ सकते हो। कुछ नहीं समझ आएगा तो मैं बता दूंगा, बाकी जनरल आंसर है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट भी वैसे ही है, एथिकल डायलेमा। डायलेमा का मतलब कंफ्यूजन, ये करूँ या वो करूँ, ठीक है। अब देखो, सही और गलत में सिलेक्ट करना बड़ा इजी है, सही है वो करो, गलत है मत करो। 2 गलत में से कम गलत कौन सा है, वो सिलेक्ट करना हो तो बड़ा टफ कॉल हो जाता है ना। कितनी बार ऐसा होता है कि मैं कुछ भी करूँगा ना, किसी एक का नुकसान तो होगा, अब मुझे कॉल लेना है कि मैं क्या करूँ। ऐसे बहुत बार अपन धर्म संकट में फंस जाते हैं कि इसको नाराज करूँ या उसको, कोई एक तो गुस्सा होगा मेरे पे, तो कम नुकसान किस में और ज़्यादा नुकसान किस में,
वो देखना पड़ता है। तो एथिकल डायलेमा मतलब है कि भाई अनसर्टेनिटी है, कंफ्यूजन है, अब क्या करे क्या ना करे समझ नहीं आ रहा। अब ऐसे कॉल्स अपने को ना सिचुएशन के हिसाब से लेने पड़ते हैं। ये वैसा हो गया। अब देखो एग्जांपल ऐसा है ना कि एक शिप चला रहे हो आप, टाइटैनिक वाली। अब ऐसा है कि सामने पत्थर आ गया, अब शिप घुमानी पड़ेगी। अब राइट साइड पे घुमाओगे तो सामने कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं। अब अगर घुमाई तो वो गए, और नहीं घुमाई तो ये सब गए जो शिप पे है। अब बोलो क्या करोगे? घुमा दोगे। तो घुमा के भी तो गलत ही किया, वो बेचारे जो बोट में 15-20 लोग थे वो मर गए। और अगर नहीं घुमाई तो जो 1500 है वो मर जाएंगे। समझ आती? तो ये डायलेमा वाली सिचुएशन है कि यार क्या करो, अब मन पे पत्थर रख के भी ये काम करना पड़ेगा, वैसी बात हो गई। तो ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं आपको, वैसा। दैट इज कॉल्ड एथिकल डायलेमा। ये भी जनरल थियरी है, तो इतना पार्ट आप रीडिंग में ले सकते हो। कल अपने डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। तो जो नहीं समझ आएगा, अच्छा है ना, कुछ नए वर्ड्स मिले तो ढूंढ के आना, नहीं समझ आया तो मुझे पूछ लेना, तो डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद लास्ट बचा है ईजीएम, वो अपने कल देखते हैं आराम से, और फिर चैप्टर को यहाँ पे एंड करेंगे अपना।